नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था के मुख्य दोष और जो सिंचाई को प्रोत्साहन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो कल की क्लास में हमने जैसे पढ़ा था कि जो राजस्व व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है और बाकी 23-24 करों को हटा के उन्हें गैर इस्लामिक मानते हुए और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 4 ही कर वसूले जाते हैं, जिनके बारे में हमने पीछे की क्लास कल जिक्र किया था। जजिया कर वसूला जाता है, खराज वसूला जाता है और खुम्स वसूला जाता है और जकात कर वसूला जाता है। ये 4 कर उनके द्वारा वसूले जाते हैं और बाकी सभी करों को हटा दिया जाता है, जिसमें जो जो चरई कर है, जो चारागाह पे संबंधित कर है और घरई कर जो घर कर है वो भी हटा दिए जाते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। और वैसे जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजस्व व्यवस्था को काफ़ी जो राजस्व व्यवस्था जो उसके द्वारा बनाई गई थी वो उसके योजनाओं के विफल होने के पश्चात और काफ़ी जो शोचनीय स्थितियाँ राजस्व व्यवस्था की रहती है और उसको सुधारने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो इतिहासकार है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव AL श्रीवास्तव, उनके द्वारा जो उनकी राजस्व व्यवस्था में मुख्यतः 3 दोष बताएंगे, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और उनका जिक्र करेंगे। उनके द्वारा 3 दोष बताएंगे। एक तो इजारेदारी प्रथा पे जो राजस्व व्यवस्था को इनके द्वारा दे दिया जाता है और कर्मचारियों अधिकारियों को जो वेतन के बदले जागीर दे दी जाती है, और उसके अलावा बात की जाए तो जजिया कर की जो उसका विस्तार और सख्ती से वसूली। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इजारेदारी प्रथा क्या होती है? इजारेदारी प्रथा के बारे में मैं आपको बताऊं, शायद पीछे की क्लासों में भी कभी जिक्र किया होगा मैंने इजारेदारी प्रथा का। तो इजारेदारी प्रथा होती है एक तरीके से ठेका पद्धति। ठेका पद्धति इसे आप कह सकते हो, ठेका पद्धति जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम होता है, राजस्व एकत्रित करने का कार्य होता है, उसे ठेके पर दे देना। अब ठेके पर ऐसे दे देना कि रेवेन्यू राजस्व निर्धारित किया जाता है कि 100 रुपये राजस्व इस क्षेत्र से आना है और उसे ठेके पे दे दिया जाता है कि 95 रुपये हमें दे देना आप और 5 रुपये अपने पास रख लेना। अब इसका मुख्य दोष है, इन्होंने क्या बताया, जो व्यवस्था इनके द्वारा जो इजारेदारी प्रथा को पुनः शुरू कर दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो ठेकेदार लोग होते हैं अब वो अत्यधिक वसूली के लिए और अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों का शोषण करने लग जाते हैं और किसानों पर अत्याचार करने लगते हैं और इस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, डावाडोल यहाँ हो जाती है और किसानों के द्वारा इस व्यवस्था का जो विरोध किया जाता है। इस तरीके से इजारेदारी प्रथा को आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने मुख्य दोष बताया गया है, जो इनके द्वारा पुनः चालू कर दी जाती है, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा किसानों का शोषण शुरू कर दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे मुख्य दोष के बारे में बात करें, जो अधिकारी और कर्मचारी, जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते थे उनको क्या वेतन नहीं देकर फिरोज शाह तुगलक ने, पहले क्या होता था कि शासकों के द्वारा सीधा जो राजकोष से वेतन दिया जाता उस वेतन को तो बंद कर दिया जाता है और उस वेतन के एवज में इनको जागीर दे देती है। जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता, जागीरें प्रदान कर दी जाती। जागीरें, एक गांव का रेवेन्यू किसी अधिकारी का, बड़े अधिकारी का मान लो वेतन है तो फला गांव से आप है जो अपना राजस्व एकत्रित कर लेना और वही आपका वेतन मान लेना। ये व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। तो इसमें मुख्य दोष क्या देखने को मिलते हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेशेवर जो राजस्व एकत्रित करने वाले होते हैं, जिनका काम होता है राजस्व एकत्रित करने, उन लोगों को क्या कमीशन पे दे देते हैं। बोले मेरे यहाँ से 100 रुपये आ रहे हैं, तू चल 5 रुपये रख लेना और मुझे जो इकट्ठा करके रेवेन्यू मुझे पैसे दे देना। अब कमीशन खोरों के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्व के जो एकत्रित करने वाले उनके द्वारा फिर वही बात दोहरा दी जाती है और उनके द्वारा क्या किया जाता है कि किसानों का शोषण शुरू कर लिया जाता है और अत्यधिक वसूली उनके द्वारा की जाती है। इससे किसानों का आर्थिक शोषण इस व्यवस्था से भी होने लगता है। तो ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने मुख्य दोष इसका बताया। उसके बाद बात करते हैं तो जजिया कर का विस्तार इनके द्वारा कर दिया जाता है। जजिया कर का कल हमने जिक्र किया था, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था, धार्मिक यात्रा से संबंधित कर था, जो कहीं भी तीर्थ यात्रा जो हिंदुओं के द्वारा की जाती थी तो उस समय सुल्तान के द्वारा जो ये कर लिया जाता। अब बात करते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो जजिया कर को सिर्फ हिंदू लोगों से लिया जाता था और ब्राह्मण लोगों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह
तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है कि ब्राह्मण लोगों को ही इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है और ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल शुरू कर दिया जाता है। तो और जजिया कर की वसूली भी बड़ी सख्ती के साथ इनके द्वारा की जाती है। ये मुख्य दोष है जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है, इनका पूरा नाम एल श्रीवास्तव का, तो इनके द्वारा इनकी राजस्व व्यवस्था में ये मुख्य दोष बताए गए। हालांकि इनकी राजस्व व्यवस्था का आकलन किया जाए, मुख्यतः देखा जाए तो राज्य को इनकी राजस्व व्यवस्था से काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन इनके द्वारा क्या उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने और सैनिक वर्गों को प्रसन्न करने के लिए इस तरह की ढुलमुल राजस्व व्यवस्था को अपनाया जाता है। अब बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी राजस्व व्यवस्था में उनके काल में देखा जाता है कि कृषि का भी काफ़ी विस्तार अपने को देखने को मिलता है और व्यापारिक उन्नति भी, जो व्यापारी लोग उनको काफ़ी रियायतें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई और काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध मुहैया करवाई जाती है, जिससे व्यापारिक उन्नति भी देखने को मिलती है और जनता की भी कुछ हद तक समृद्धि अपने को देखने को प्राप्त होती है। राज्य की आय को भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था के तहत भी राज्य की आय को भी खूब बढ़ाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक उनके द्वारा बढ़ा लिया जाता है। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था के ये मुख्य दोष थे और ये दोष होते हुए भी इनकी राजस्व व्यवस्था में कृषि का विस्तार देखने को मिलता है और राज्य की आय भी बढ़ती है। अब उनके द्वारा क्या जो रेवेन्यू का दूसरे साधन है उनकी तरफ ध्यान जाता है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, राजस्व व्यवस्था बढ़ाने के लिए इनके द्वारा दूसरे उपाय किए जाए। इनमें मुख्य प्रबंध की बात की जाए तो सिंचाई को प्रोत्साहन इनके द्वारा दिया जाता है। इनका मानना रहता है कि जो सिंचाई क्षेत्र को अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे अपने आप ही जो उपज बढ़ेगी और जिससे राज्य की आय बढ़ जाएगी। तो इनके द्वारा मुख्यतः सिंचाई को प्रोत्साहन देते हुए किसानों को जो नहरों की सुविधा मुहैया करवाई जाती है और उसके लिए जो मुख्य 5 नहरें बनाई जाती है जिनका विवरण निम्न है। बात की जाए तो यमुना नदी है, जो यमुना नदी से जो दिल्ली से लेकर हिसार हरियाणा तक इनके द्वारा एक नहर का निर्माण करवाया जाता है। उस नहर की लंबाई 150 मील रहती है। एक मील में लगभग 3.25 किलोमीटर तक होती है, तो लगभग आप अंदाज लगा लीजिए 450 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक इस नहर की रहती है और इनके द्वारा नहरों के निर्माण को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाए। हालांकि सल्तनत काल में बात की जाए तो सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रथम शासक थे, जिनके द्वारा नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया जाता है। और दूसरी नहर इनके द्वारा जो सतलुज नदी से लेकर घग्गर नदी तक बनाई जाती है और 96 मील लंबी होती है। और तीसरी नहर की बात करें मंडवी सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी हरियाणा तक ये नहर बनाई जाती है जो 200 मील लंबी होती है और ये सर्वाधिक लंबी नहर इनके द्वारा बनाई जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई सबसे लंबी नहर कौन सी होती है, तो सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक, मंडवी सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक बनाई गई नहर सबसे बड़ी नहर होती है। अब बात करते हैं एक जो 5वीं नहर बनाई जाती है इनके द्वारा यमुना नदी से ही निकालकर चौथी नहर घग्गर से लेकर फिरोजाबाद, घग्गर नदी है वहाँ से फिरोजाबाद जो वर्तमान यूपी में स्थित है यहाँ तक बनाई जाती है। और 5वीं नहर भी यमुना नदी से निकालते हुए फिरोजाबाद तक ले जाई जाती है। और इन नहरों का निर्माण करते हुए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कृषकों से आग्रह किया जाता है कि वो और उन्हें जो सिंचाई जो नहर के आसपास के क्षेत्र वहाँ बसाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनको बसाया जाता है, काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। और उनके द्वारा जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई फसलें जो कपास वगैरह और फलों का जो आग्रह फल वगैरह लगाने का आग्रह इनके द्वारा किया जाता है। हालांकि हमने कल पढ़ा था कि राजस्व बढ़ाने के लिए जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगाए गए थे और जिनसे 1,80,000 टन का प्रतिवर्ष इसकी आय होती थी। तो इन नहरों के अलावा 2 राजवाई और उलुग खानी 2 नहरें हैं जो मुख्य नहरों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। तो सिंचाई को इसके द्वारा जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा काफ़ी बढ़ावा दिया गया और प्रोत्साहन यहाँ दिया जाता है। कई नहरों का निर्माण इसके तहत कर दिया जाता है। इसके अलावा जो फरिश्ता इतिहासकार है उनके द्वारा उल्लेख किया जाता है कि विभिन्न नदियों पे इनके द्वारा 50 बांध बनाए गए थे जो सिंचाई में प्रयुक्त होने के लिए थे। और सिंचाई के लिए 50 बांधों का निर्माण और कई तालाबों का निर्माण भी इनके द्वारा
जो करवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इस तरीके से सिंचाई को इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। उसके अलावा जो नहरों के आसपास जो बस्तियां इनके द्वारा बसाई जाती है, जो उनको नागरिकों को बसने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। और इसके अलावा बात की जाए तो 160 कुओं का निर्माण, जो कुएं होते हैं सिंचाई के लिए और यात्रियों के लिए जो पानी पीने के लिए, इनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए जाते हैं। बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय में सार्वजनिक निर्माण का कार्य काफ़ी तेज गति से होता है। उनके द्वारा कई सार्वजनिक निर्माण, पुलों का निर्माण, कई जो हम आगे पढ़ेंगे सार्वजनिक निर्माण, सरायों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। तो आज विद्यार्थियों हमने जो फिरोज शाह तुगलक है उनके द्वारा की गई राजस्व व्यवस्था के मुख्य दोषों के बारे में जाना। उनके द्वारा जो बाकी सभी करों को हटाकर 23-24 कर थे उनको हटाकर सिर्फ 4 कर रखे जाते हैं। खुम्स रखा जाता है, जजिया रखा जाता है और ज़कात रखा जाता है। तो उसके अलावा जो बाकी जो 4 करों को हटा दिया जाता है, ज़कात, जजिया, खुम्स और खराज, ये 4 ही कर उनके द्वारा रखे जाते हैं। और A.L. श्रीवास्तव ने उनकी जो राजस्व व्यवस्था में मुख्यतः 3 दोष बताए, जिनमें इजारादारी प्रथा रहती है, ठेका पद्धति और जागीरी प्रथा। अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन के बदले, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन के बदले जागीर दे दी जाती है, जहाँ से वह अपना वेतन वसूल करते हैं। जजिया का विस्तार एवं शक्ति, जजिया कर है उसको, उसमें ब्राह्मणों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है उनके द्वारा, और शक्ति के साथ इसकी वसूली की जाती है, जो धार्मिक यात्रा से संबंधित कर होता है और हिंदू लोगों से लिया जाता था। ऐसा कुछ होते हुए भी उसके द्वारा जो इतलाक हमने देखा था, इतलाक उसके द्वारा जो हुंडी पत्र जारी कर दिया जाता है अपने सैनिकों को, जो किसी भी राजस्व अधिकारी से 50% वेतन अग्रिम लेने की छूट उसके द्वारा दे दी जाती है। तत्कालीन समकालीन इतिहासकारों के उल्लेख में देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ होते हुए भी उसके समय में बात की जाए तो कृषि का विस्तार भी अच्छा देखने को मिलता है और राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होती है और उसकी जो जनता की समृद्धि अपने को देखने को मिलती है और व्यापारिक उन्नति भी फिर भी अपने को देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजस्व व्यवस्था में कुछ खामियां होते हुए भी राजस्व व्यवस्था काफ़ी हद तक हमें अच्छी जो दिखाई देती है, अच्छी प्रतीत होती है और उससे इतना जो आलोचनात्मक जो विवरण अपने को देखने को नहीं मिलता है। और उसके अलावा जो सिंचाई को उसके द्वारा खूब प्रोत्साहन दिया जाता है और कृषकों को काफ़ी सहायता उसके द्वारा की जाती है। सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाए तो विभिन्न नदियों से नहरों को निकाला जाता है और उन नहरों के द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके तहत उसके द्वारा 5 बड़ी मुख्य नहरों का निर्माण करवाया जाता है। यमुना से लेकर हिसार तक और सतलज से लेकर गग्गर तक दूसरी नहर, मंडवी सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक तीसरी नहर, गग्गर से फिरोजाबाद तक चौथी नहर और यमुना से फिरोजाबाद तक 5वीं नहर का निर्माण उसके द्वारा करवा दिया जाता है। सबसे बड़ी जो नहर रहती है, सबसे लंबी नहर वो है उसकी मंडवी सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक 200 मील की रहती है। राजबाई और उल्लुक खानी 2 नहरों का उल्लेख भी अपने को देखने को मिलता है और फरिश्ता के अनुसार जो समकालीन लेखक है उनके द्वारा वर्णन किया जाता है कि 50 बांधों, जो नदियों पे 50 बांधों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु, और कई तालाबों का निर्माण और कई 160 कुओं का निर्माण जो यात्रियों के पानी पीने हेतु और सिंचाई के प्रयुक्त होने हेतु उसके द्वारा कर दिया जाता है। और नहरों के आसपास जो लोगों को बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वह जो यहाँ कपास की जो फसल बोए और गेहूँ वगैरह की फसल बोए और जो कई तरह के जो बागान लगाएं और फल फूलों की जो फसल बोने का अनुरोध उनके द्वारा किया जाता है। इस तरीके से यहाँ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाता है और उनके राजस्व व्यवस्था में मुख्यतः दोष ये देखे जाते हैं। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके सुझाव भी आमंत्रित है। और कोई चीज़ आपको विस्तृत रूप से जाननी हो या इसके अलावा कोई चीज़ जो आपको जाननी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और जो भी आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता है वह उसके बारे में आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थी।
विद्यार्थियों, और आगे की क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में और जानेंगे और उनकी जो विदेश नीति के वगैरह और उनके द्वारा किए गए सैनिक अभियानों के बारे में। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का।